तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल मैं कहानी नहीं सुना पाया था, उसके पीछे मैंने वजह भी बताई थी और एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेरे साइड जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक बिजली बनाने वाले व्यक्ति की दुर्घटनाग्रस्त मौत हुई। इसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ और कायदे से यहाँ दो बातें थी। जिसके घर का सदस्य गया वो तो नाराज़ था ही, उसके आसपास के लोग नाराज़ थे। लेकिन जो बेचारे बहुत नीचे पायदान पे काम करते हैं, जो बेचारे एक फ़ोन कॉल पे खंभे पे चढ़ जाते हैं, उनके अंदर भी ज़बरदस्त नाराज़गी थी कि आखिर हमारे जान की कीमत कितनी है। इसी के बाद कल स्ट्राइक थी और लाइट वगैरह आई नहीं। इन्वर्टर के बैकअप ने भी जवाब दिया, चूँकि 24 घंटे 48 घंटे कितना ही चलेगा। इस वजह से फिर कहानी में चाहकर भी नहीं सुना पाया। लेकिन अब ठीक ठाक समझौता वगैरह होने के बाद बिजली सप्लाई फिर से बहाल हुई और इसी के बाद आज फिर कहानी लेके आया हूँ और मैंने आपको अपडेट भी दिया था। खैर, ये तो रही औपचारिक बात। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आज से कुछ महीने पहले एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान को चौंका के रख दिया था। इस घटना के बारे में राजनीति बहुत तेज़ी के साथ गर्म हुई थी। लोगों ने तरह तरह की बातें बोली थी। किसी ने कहा था कि यहाँ पे जाति की राजनीति होती, किसी ने कहा कि धर्म देख के। मेरे ज़िले में एक दुकान है जय भारत की, उन्हीं की दुकान पे लूट होती है। करोड़ों के सोने चांदी डायमंड नकदी ये सब लेके लुटेरे फरार होते हैं। दिन दहाड़े ये लूट होती है, डकैती पड़ती है, शासन प्रशासन की बखिया उधेड़ दी जाती है। इसी के बाद फिर एनकाउंटर का सिलसिला शुरू होता है। दो लोगों का एनकाउंटर होता है। मंगेश यादव का पहले होता है, फिर उस पर काफ़ी राजनीति हुई। ये कहा गया कि जो प्रशासन है वो यादव होने की वजह से उसने एनकाउंटर किया। उसके बाद फिर दूसरा एनकाउंटर हुआ अनुज प्रताप सिंह का। फिर ये कहा गया कि पहले एनकाउंटर को कवर करने के लिए एक निर्दोष क्षत्रिय को मार दिया गया। ये तमाम चीज़ें चलती रही। कुछ दिन तक काफ़ी सुर्खियां बटोरी गई। ये हुआ कि हम जांच पड़ताल कराएंगे, तमाम और चीज़ें करवाएंगे। धीरे धीरे फिर मीडिया के कैमरे वहाँ से घूम गए। धीरे धीरे बात आई गई हो गई और देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। लोगों का ध्यान वहाँ चला गया। लेकिन इसी घटना के लगभग कुछ महीने बाद सेम वैसी ही घटना हुई। घटना ऐसी कि राजधानी फिर शर्मसार हो गई। सेम पैटर्न पे डकैती और फिर सेम पैटर्न पे तमाम चीज़ें। तो पूरी कहानी क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी की असल शुरुआत होती है अभी चंद दिन पहले। रविवार का दिन लखनऊ में चिन्हट के पास एक बैंक है, एक लॉकर है कायदे से उस बैंक का, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसी ओवरसीज का जो लॉकर है वो चिन्हट के पास है। अब संडे का दिन था, इस वजह से आसपास दुकानें भी बंद थी, बैंक भी बंद था। इसी दौरान एक शख्स जिसका नाम था हफीज़, वो इस बैंक के पास उसका एक शॉप था, उसी पे जब आता है अचानक से लगभग दोपहर के 12 बजे उसकी नज़र बैंक के आसपास पड़ती है। पहली नज़र में उसे जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद वो बदहवास हो जाता है। क्योंकि बैंक का जो दीवार था, उस दीवार को किसी ने काटा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने सेंध मारी हो। अब ये चीज़ जैसे उसने देखी, फ़ौरन आसपास के कुछ लोगों को उसने बताया। जिसने भी देखा सबको लग गया कि इस लॉकर में कुछ हुआ है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस भागी भागी आती है। इसी के बाद बैंक के मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को फ़ोन किया गया, कैशियर को फ़ोन किया गया। जब ये खबर उन्होंने सुनी कि बैंक में इस तरह से सेंध लगाई गई, उनके भी मानो काटो तो खून नहीं। तमाम लोग आनन फानन में भाग के अपनी बैंक के पास पहुंचते हैं। उसके बाद बैंक का ताला खोला जाता है। जैसे ये लोग अंदर दाखिल होते हैं, अंदर जाने के बाद सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। 90 लॉकर उस बैंक में थे, लेकिन 90 में से 42 लॉकरों को काट दिया गया था और उसके अंदर जो कुछ था वो तमाम चीज़ें लेके जो भी काटने वाले थे, जो भी चोर थे, वो फरार हो गए। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं तो पहला सवाल तो उनके जहन में यही आता है कि आखिर बैंक के पास क्या सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। जब जांच पड़ताल की गई, पूछा गया बैंक वालों से, तो बड़े अफसोसनाक तरीके से उन्होंने बताया कि नहीं, इस बैंक में कोई भी ऐसा सिक्योरिटी गार्ड नहीं था जो रात में वहाँ ड्यूटी करे।
हालांकि बैंक वालों ने कहा कि यहाँ एक सिक्योरिटी अलार्म लगा था, लेकिन शायद लूटने वालों ने पहले ही उस अलार्म को काट दिया। बहरहाल अब सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। पुलिस ने कहा कि चलो कैमरे खंगालते हैं, क्योंकि और तो कुछ मिला नहीं। उन्होंने कैमरे खंगालने शुरू किए। जब कैमरों को खंगाला तो उसमें कुछ लोग दिखे। किस्मत अच्छी थी कि उन लोगों ने कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया था। फौरन कैमरे में उन लोगों की तस्वीरें कैद हो जाती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी। पहली चीज़ ये थी कि कैमरे, चूंकि रात में वहाँ कोई लाइट वगैरह थी नहीं, तो नाइट विज़न कैमरे में ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आई थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये लोग कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इतना बड़ा लखनऊ, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, अब सीसीटीवी के आधार पर इनको खोजना है, करें क्या। बहरहाल फौरन पुलिस वालों ने आसपास के तमाम इलाकों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया कि आखिर ये लोग कहाँ से हैं और कहाँ भाग रहे हैं। तमाम चीज़ें करते रहे, जांच पड़ताल करते रहे। इसी दौरान एक क्लू हाथ लगा। दरअसल पुलिस वालों ने जब कैमरों को गौर से देखा, उस बैंक के और उसके आसपास के, तो एक शख्स वहाँ पे बात करता हुआ दिखाई दिया। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, फ़ौरन जहन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना यहाँ पे एक्टिव जितने टावर हैं वहाँ से चेक करें कि कितने नंबर इस जगह पे एक्टिव थे और सेम उस टाइम पे किस नंबर ने किसको कॉल किया था। टेक्नोलॉजी है, उस चीज़ का फिर फ़ायदा उठाया पुलिस वालों ने। जब ये चीज़ चेक की तो पता चला कि एक शख्स जिसका नाम अरविंद है, वो इस मौकाए वारदात पे मौजूद भी था। सेम टाइम पे उसने बात भी की थी। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी तो फ़ौरन अरविंद के बारे में पता करना शुरू किया। किस्मत अच्छी थी, पता चला कि फ़ोन अभी एक्टिव है। फ़ौरन ट्रेस किया गया और साथ ही लगभग 500 कैमरे खंगाले गए कि लोग किधर से भागेंगे, कहाँ जाएंगे। इतना करते कराते फिर पुलिस की टीम पहुंच जाती है अरविंद के पास। जैसे ही अरविंद के पास वो टीम पहुंचती है, अरविंद जैसे देखता है, पहले तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब भाग नहीं पाता तो उस टाइम वो अपने 3 साथियों के साथ था। फ़ौरन वो पुलिस पे फायर करता है, बदले में काउंटर फायर पुलिस वाले करते हैं। अरविंद के पैर में गोली लगती है। गोली लगने के बाद फिर उन दोनों जो लोग भाग रहे थे उनको भी जैसे तैसे करके पुलिस वालों ने दबोचा। दबोचने के बाद फिर इनको लेके हॉस्पिटल गए, अरविंद का वहाँ इलाज कराया। तमाम और कैमरे खंगाले तो पता चला कि 7 लोग और थे। इसके बाद फिर 7 लोगों के बारे में पड़ताल की जाने लगी। इसी दौरान एक और शख्स जिसका नाम था सोबिंद, उसके बारे में भी पता चला। सोबिंद बिहार का रहने वाला था। उसकी लोकेशन जब खंगाली गई तब पता चला कि सोबिंद इस टाइम गाजीपुर में है और बिहार भागने की फिराक में, और एक बार अगर बॉर्डर क्रॉस कर गया फिर उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा पुलिस की टीम फ़ौरन भाग के गाजीपुर पहुंचती है। वहाँ उसके साथ भी मुठभेड़, उसके भी पाँव में गोली, और फिर इसको भी गिरफ्तार किया गया। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर पूरा मामला सुलझा लिया गया। लेकिन अब कई सारी चीज़ें थी। पहली चीज़ ये थी कि आखिर इन लोगों को आइडिया आया कहाँ से, क्योंकि जब इनके बारे में पता किया गया तो चाहे अरविंद हो, चाहे सोबिंद हो, चाहे और लोग हो, सब बिहार के थे। कोई बेगूसराय का, कोई कहीं और का। तो आखिर बिहार से ये लखनऊ कैसे आगे डकैती डाल ले। दूसरा सवाल कि जो कुछ रुपए पैसे गए हैं उनका क्या होगा, और तीसरा सज़ा क्या होगी। तो अब तीनों सवालों का जवाब मैं आपको आराम आराम से बताता हूँ। इस कहानी की असल शुरुआत 1 महीने पहले होती है। 1 महीने पहले इससे लखनऊ का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम विपिन वर्मा, अमीरी के ख्याल में डूबने वाला शख्स, पढ़ा लिखा था नहीं, कोई हुनर नहीं था, दिमाग में आया क्या करें। शॉर्टकट तरीके से एक बैग अचानक से वो करोड़पति बनना चाह रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र इसी इंडियन ओवरसीज बैंक पे पड़ी। बैंक को इसने देखा, पता किया, पता चला इस बैंक में लगभग 90 लॉकर हैं। हर एक लॉकर में कम से कम 2-4-6 लाख का सामान है, किसी किसी में और ज़्यादा है। अब उसने सोचा यार अगर इस बैंक को लूट लिया जाए तो फिर मज़े आ जाएंगे। इसके बाद इसने और प्लान किया, रेकी करनी शुरू की। जब रेकी की तो एक और मज़ेदार बात इसको पता चली कि इस बैंक में कोई रात में सिक्योरिटी वाला ही नहीं होता।
इसको लगा ये बात तो आसान है। अब इसने अपने दोस्तों से कांटेक्ट करना शुरू किया। बिहार के लगभग 6 लोगों से इसने कांटेक्ट किया, सबको पूरा प्लान बताया। सब ने कहा कि काम करो, पहले तुम जाओ और कंफर्म कर लो, फिर हम लोग आएंगे। इसके बाद ये उसी बैंक के पास लगभग 15 किलोमीटर दूर एक कमरा लेता है किराए पे, वो भी लगभग 15 दिन पहले। किराए का कमरा लेने के बाद फिर आता है और आने के बाद रेकी करना शुरू करता है कि कैसे यहाँ पे एंट्री हो सकती है, क्या कर सकते हैं, अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग पोशाक में हम कैसे बच सकते हैं। ये तमाम चीज़ें करता कराता, तफ्तीश करता कराता जब इसे इत्मीनान हो गया कि हाँ इस बैंक को लूटा जा सकता है, तब इसने अपने बाकी लोगों को फ़ोन किया। बाकी लोग भी बिहार से चलते हैं। ये प्लान बना कि अलग अलग आएंगे, एक साथ आएंगे तो डाउट हो जाएगा। अलग अलग रास्तों से तमाम लोग आते हैं। आने के बाद इसके उसी कमरे पे आते हैं। कमरा भी इस हिसाब से लिया गया था कि कोई पूछताछ ना करे कितने लोग कैसे रहने लगे, बात तो एक की हुई थी। इसके बाद अब पड़ताल तमाम लोग करना शुरू करते हैं कि कहाँ से बैंक में दाखिल होंगे, क्योंकि बड़ा सवाल ये था कि सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कैमरे को कैसे चकमा देना है, बैंक के अंदर कैसे जाना है। तो फिर ये 7 लोग बारी बारी से हफ्ते भर रेकी करते हैं। हफ्ते भर रेकी करने के बाद इन्होंने तमाम चीज़ें क्लियर की। पहली चीज़ कि अगर हम सैटरडे को करें ये सब, तो सैटरडे और संडे हमको 2 दिन का मौका मिल जाएगा और तब तक इन 2 दिनों में हम कहीं भी भाग सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे बगल में खाली प्लॉट है, तो अगर उस खाली प्लॉट पे पहुँच जाए तो वहाँ से दीवार काटना बड़ा आसान होगा। तो फिर ये जुगाड़ भी बना। तीसरा, एक फायर और एक सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म लगा है और दोनों ही बज सकते हैं, क्योंकि अगर हम गैस कटर से लॉकर काटेंगे तो वहाँ पे भी, और अचानक से हम तोड़ फोड़ करें तो उससे सिक्योरिटी अलार्म। तो एक काम करते हैं, अलार्म को भी बंद करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें फाइनल करने के बाद फिर लोग सैटरडे को लगभग 11:40-45 के आसपास एक वहाँ पे लकड़ी का गोदाम है, उसके बगल से निकलते हुए पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद एक को जिम्मा संभाला दिया गया, अरविंद को, कि तुम बाहर रहना, देखना, बाहर से फ़ोन पे अपडेट देते रहना। उसके बाद फिर बाकी लोगों को भी कहा गया कि अपना अपना काम संभालो। इसके बाद तमाम लोग अंदर जाते हैं। 4 घंटे तक तमाम सिस्टम को बंद करने के बाद ये 90 में से 42 लॉकर काटते हैं। 42 के 42 लॉकरों में से जितना सोना, चांदी, रुपया, नकदी, ये तमाम चीज़ें लेते हैं। लेने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि अब तो सोमवार तक का टाइम है। लेकिन हफीज़ ने चूँकि संडे को ही तमाम चीज़ें देख ली, इस वजह से इनको उतना वक्त नहीं मिल पाया और ये लोग भाग नहीं पाए। 2 का एनकाउंटर हुआ, 3 पकड़े गए, टोटल 5 हो गए, बाकी 2 अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस अभी कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है, चलिए चोर पकड़ लिया, वजह पता चल गई, मोटिव तो क्लियर ही था, लेकिन अब जो सब पैसे मिले जो गए उनका क्या होगा? तब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। जितने भी लॉकर होंगे, जाहिर सी बात है उसमें कोई छोटी मोटी चीज़ रखेगा नहीं, क्योंकि लॉकर का अपना किराया होता है, वो किराया ज़्यादा होता है। तो आदमी सोना, गहने, बड़े बड़े लोग तो डायमंड वगैरह रखते हैं। अब दूसरी बड़ी बात ये है कि माल कितना था, इसके बारे में अभी तक न बैंक ने कुछ क्लियर बताया, न बाकी लोगों ने। अब तीसरी बड़ी बात ये है कि उसमें से कितना ब्लैक था, कितना वाइट था, ये भी नहीं कंफर्म कर सकते, क्योंकि जितने भी लोग हैं, लॉकर तो एक ऐसी चीज़ है, आप अपने लॉकर में क्या रख रहे हैं इससे बैंक का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये 3 दिक्कतें हैं। अब यहाँ पे पहला काम ये होगा कि बैंक से ये कंफर्म कराया जाएगा, कि बैंक कंफर्म करे कि जो सामान बरामद होंगे वो बैंक का ही है। ऐसा ना हो कि किसी और जगह के लूटे माल को ये लोग अपना बता दें। साथ ही जब पहला बैंक कंफर्म कर देगी, इसके बाद फिर उन ओनरों को बुलाया जाएगा जो इन्होंने अपने बैंक में, यानी इस बैंक में लॉकर रखे थे, और फिर उनसे कहा जाएगा कि जितने भी आभूषण, जितनी भी चीज़ें हैं, आपको उसकी पक्की बिल, रसीद और एक प्रूफ लाना होगा कि ये आपका ही है। अगर ये लोग ऐसा कर पाते हैं तो ये तमाम सोना चांदी उनको दिया जाएगा, नहीं कर पाते हैं तो फिर नहीं दिया जाएगा और फिर वो सरकारी खजाने में जब्त हो जाएगा। अब दिक्कत की बात यह है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके सोने,
चांदी या फिर कुछ पुश्तैनी चीज़ें होंगी जिसका बिल उनके पास नहीं होगा। ऐसे हाल में प्रूफ करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर पुलिस यहाँ थोड़ा सा नर्म रवैया अपनाए तो कुछ चीज़ें आसान हो सकती है। जैसे कोई पुराना गहना हो, आभूषण हो, तो किसी शादी फंक्शन में उसके पहनने की कोई तस्वीर होगी, वो तस्वीर आप दिखा के दावा कर सकते हैं कि देखिए साहब ये गहना ये रहा, और सेम गहना आप देखिए मैंने पहना है, और तस्वीर भी पुरानी है, ऐसा नहीं है कि मैंने सेम कोई कॉपी बनवा के पहन लिया कब्जा करने के लिए। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरा, आपके पास कोई पक्का बिल हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बाकायदा क्लेम कर सकते हैं। तीसरा, बैंक कोई ऐसा खेल खेले जिससे ये कंफर्म हो जाए कि सब कुछ बैंक का ही है, तो फिर वहाँ पे भी बांटने की संभावना अच्छी होगी। लेकिन अगर किसी के पास कागज़ नहीं है, किसी के पास कोई तस्वीर नहीं है, तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी चीज़ों में फंसेंगे गरीब लोग, ऐसे लोग जो किराए पे रहते हैं, ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत कुछ रखे हैं और उन्होंने प्लान बनाया कि हम एनी हाउ कहीं सुरक्षित कर दें, बिल वगैरह नहीं है, वहाँ पे उनके साथ दिक्कत होगी। ऐसे जिन्होंने कुछ पिघलवा के कुछ और बनवाया, जिन्होंने कुछ एक्सचेंज किया, उसके कागज़ नहीं उनके पास नहीं, चंद पैसे बचाने के लिए उन्होंने पक्का बिल नहीं लिया, उनको दिक्कत होगी। खैर, ये थी पूरी कहानी कि कैसे लूटमार हुई, फिर कैसे इनकाउंटर किया गया और फिर क्या क्या हुआ। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।